सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हुआ है उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे और आज का जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा होता है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व, जो टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करके आता है, इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सिमिलर तो है कि सिमिलर का मतलब हॉरिजॉन्टल लेफ्ट बदल जाएगा, हॉरिजॉन्टल। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे हमारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के 2026 में जो पेपर हुआ है उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आज का जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारा एजेंडा होगा जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करना। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में टोटल 6 पेपर्स होते हैं। जैसे एक होता है इंग्लिश, फिर होता है जनरल स्टडीज, फिर होता है जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 जिसका डिस्कशन हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, फिर जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 2, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 3 और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी। तो एक बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन का पार्ट होती है सब कुछ। तो आज से हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का एजेंडा जनरली 2026 का जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो वी आर 2 पीपल, हम लोग 2 टीचर्स हैं। जैसे मेरा नाम है समीर चौधरी और मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आपके साथ कवर करूंगा, जैसे कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट्स, जनरल इक्विलिब्रियम, मार्केट फेलियर, गेम थ्योरी वगैरह, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। एंड उसके ही साथ में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, ये वाला पोर्शन सुधीर कुमार सर वो आपके साथ इसको कवर करेंगे। तो वी आर 2 पीपल। ठीक है, और उसके अलावा जो ये सारी चीजें, जैसे आज ये सीरीज स्टार्ट हो रही है तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पे आप वीडियो देख रहे हो वहां पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने प्रीवियस ईयर पेपर की, वहां पे पोस्टेड है। ठीक है, अब वहां पे देख सकते हैं। उसके अलावा जितना भी डिस्कशन मैं करूंगा उस सबके हैंड रिटन नोट, सबके जो नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर पेपर के फोल्डर पे अपलोडेड है। अब वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइज। तो देखिए, मेरा मेनली एजेंडा सिर्फ यही नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूं, नहीं यार, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। मेरा एजेंडा है, मेरा ट्राई है कि मैं आप लोगों को ये सिखाऊं कि कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, मेनली हमारे इकोनॉमिक सर्विसेज में, मेन तो हम वही बात कर रहे हैं, इसमें जो भी पेपर आता है तो आपको उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो और एग्जामिनर आपको उसमें फुल बाय फुल मार्क्स दे, जितने ज्यादा हो सकते हो मार्क्स आपको दे। ये मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इन सेशंस का। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिस्कशन हम लोग। कॉपी पेन निकालना और एक एक चीज गाइस जरूर नोट करना जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज के हम लोग। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और 2026 का ये पेपर है, सामने आ गया आपके। और एक बार क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस को जरूर आप रीड करना। हमारे इस पेपर में टोटल 13 क्वेश्चंस होते हैं और वो दोस्तों 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए बी सी, जिसमें सेक्शन ए जो होता है वो कंपलसरी होता है। उसमें आपके वो टोटल 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 7 पार्ट्स होते हैं उसमें, वो सारे पार्ट्स आपको करने होते हैं। फिर सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। ठीक है, और सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मार्क्स ये लोग साथ में लिखते हैं उसके, तो आप हम लोग वहां से देख सकते हैं। एंड कंप्लीट पेपर आपका इंग्लिश में रहने वाला है। ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक आपको मालूम होनी चाहिए। तो नाउ गाइस, दिस इज आवर सेक्शन ए जो आपका कंपलसरी सेक्शन होता है। ठीक है, हम लोग एक बार इसको यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज आवर कंपलसरी सेक्शन। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर हमें टोटल 7 पार्ट्स दिए हैं इन्होंने। ठीक है, और एक पार्ट आपका 5 मार्क्स का। ओके गाइस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 7 पार्ट्स हैं और एक पार्ट आपका 5 मार्क्स का, तो 35 मार्क्स का आपके यहां से कवर होते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार आप लोग मेरे साथ जरूर रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गिवन दैट द एवरेज रेवेन्यू, पता है ना क्या होता है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व, जो टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करके आता है,
इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। वो कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है ये कि मान लीजिए ये ए आर है और ये क्वांटिटी है, तो ये जनरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ये कभी भी अपने एक्सिस को टच नहीं करेगा, इनका मतलब ये होता है। आगे कहते हैं कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड वाई। अब देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मेरा डिस्कशन इस बात पे कि ये 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए वर्ड लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो अराउंड 100 वर्ड्स में आपको इसका आंसर फ्रेम करना है। 100 से 120 हो सकते हैं, बट आपका जो आंसर है ना वो बिल्कुल टू द पॉइंट स्टेटमेंट्स पे होना चाहिए और आपका क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब आंसर को, सोल्यूशन को, ठीक है, मॉडल आंसर को। एक पार्ट होता है सबसे पहले जो आप शुरू करते हो, दैट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप वो लिखते हो जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है बॉडी, बॉडी में वो चीज आती है जो चीज उन्होंने पूछी, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में पूछना अलग है और टॉपिक का डिस्कशन अलग होता है। तो ये तो पूछना है, फिर आप ये डिस्कस करोगे, और फिर फाइनली जो थर्ड सेक्शन है दैट इज द कंक्लूजन, फिर आप उसको कंक्लूड करोगे। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। तो जब आप इसको लिखना शुरू करोगे तो आप कैसे करोगे गाइस? पहले आप एवरेज रेवेन्यू कर्व का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीनिंग समझाओगे कि उसका मतलब होता क्या है। देखो ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला कि ए आर है, अब ए आर अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मीनिंग जानते हो क्या होता है दोस्तों? ऐसा होता है कि अगर टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, यानी टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अगर ये किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है तो इससे बनने वाला कोई भी कर्व जो बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, ठीक है। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको जिस तरीके से मैंने लिखा है वो मैं आपको फ्रेमिंग दिखाता हूं, सो दैट आप उसको उसी तरीके से लिखिएगा। मैंने आप लोगों के लिए इसको सोल्यूशन किया है। मैंने क्या करा, सॉल्व कर लिया है, सो दैट हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। ये हमारी यूपीएससी का एक आंसर शीट होती है, ये जरूर दिखानी है मुझे। आपके यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना होता है आपको, और ये वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ना होता है। आपको अपना आंसर एक ऐसी फ्रेमवर्क में करना होता है, ठीक है। इतनी बात पता है आप लोगों को? अब एक बात आप याद कर लो, जब भी तुम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, क्या सेल्फ स्टडी कर रहे हो या मेरे साथ कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आप लोगों को गाइस इसी प्रकार की फॉर्मेट पे करना होगा। यही आप मंगवा लीजिए, ठीक है। हमसे भी मंगवा सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। देखो हम तो अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं, बाकी आप जहां से भी अरेंज करेंगे। ऐसा करना है। बाकी अब आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इंट्रो से शुरुआत करनी है। इंट्रो में आपको ये बताना है कि उन्होंने पूछा क्या है और आपको क्या बताना है। देखिए क्वेश्चन में ये आप इंट्रो कर रहे हो, दैट याला जो इतना जो पोर्शन है ये आपका इंट्रो पोर्शन है दोस्तों। वही कहते हैं कि हमारे को गिवन है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और एवरेज रेवेन्यू कर्व अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो वो आपसे एमआर की शेप और उसके रीजन पूछ रहे हैं। देखिए लॉजिकल एक बात ये सोचना कि अगर हमारा ए आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसका मीनिंग है कि जो प्राइस है वो क्वांटिटी के साथ में इनवर्स रिलेट कर रहा है। इसका मीनिंग होता है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है ना, दैट इज द टोटल रेवेन्यू, वो कोने को कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। मतलब तुम ये मान के चलो आपका ये था टोटल रेवेन्यू, ऐसे इसको देखिए, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब उसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि P इंटू क्यू। अब आप एक काम करें, जनरल एग्जांपल में दे रहा हूं, यहां पे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, क्वांटिटी से डिवाइड करें, ठीक है, P इंटू क्यू को जनरली, और इस P इंटू क्यू को आप K एज्यूम कर लें, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लें। अब एक लॉजिकल सोचना, अगर आपने P इंटू क्यू को K मान लिया, यानी ये तो हो गया P मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू K। इट इंप्लाइज दैट कि जो प्राइस है वो K बाय Q हो गया, और जो प्राइस होता है इसी को आप AR भी बोलते हो, ऐसे कुछ होता है ना। अब कंसर्न ये है कि आपने क्या करा, आपने टीआर बता दिया कि जो टीआर है ना वो जनरली हमारे पास में एक के वैल्यू है विच इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी,
तो ये बात तो क्लियर है कि अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के आप डिफरेंशिएट कर रहे हो देन यू विल गेट जीरो। और जो डी टी आर बाई क्यू होता है, डी क्यू, इसको आप एम आर नाम देते हो। अगर एवरेज रेवेन्यू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट था। ये प्लीज लॉजिक ध्यान रखना अपने माइंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट था तो अब आप अगर एमआर बनाते हो, एमआर का फॉर्मूला डी टी आर बाय डी क्यू होता है, वो जीरो हो जाएगा। और अगर वो जीरो है, इसका मतलब डायग्रामेटिकली मैंने बना भी रखा है, ये ए आर है, ये क्वांटिटी है, तो जो आपका एम आर होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि एम आर जीरो है। एक होता है एम आर कॉन्स्टेंट, अगर एम आर कॉन्स्टेंट होता, मान लीजिए ए होता, कुछ भी होता, तो वो कहीं पर भी बन सकता था, यहां मतलब कहीं पर भी बन सकता था, बट वो ऐसा नहीं है। एम आर कॉन्स्टेंट नहीं है, एम आर जीरो है। एम आर जीरो का मतलब कोई भी वैल्यू क्वांटिटी कि एम आर इज ऑलवेज रिमेन जीरो, तो दिस इज द एम आर जो कोइंसाइड कर रहा है हमारी एक्स एक्सिस को। ठीक है, यानी ये डायग्राम है हमारा। अब आप लॉजिकल देखिएगा। ठीक है, ये रेवेन्यू है, डायग्रामेटिकली बातें, ये आपका ए आर हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यही जो है एक्स एक्सिस पे ये आपका एम आर है। क्लियर है मेरी बात? तो आप इसी चीज को एक्सप्लेन करोगे कि अगर हमारा ए आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो एम आर हॉरिजॉन्टल होगा, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होगी जो आपके एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करेगी। इसका मीनिंग इसलिए होगा कि आप क्वांटिटी को कुछ भी रखोगे, यू विल नॉट गेट एनी एडिशनल रेवेन्यू बाय सेलिंग एनी एडिशनल क्वांटिटी ऑफ गुड। ठीक है, आप अगर कुछ भी सेल आउट करते हो एक्स्ट्रा, आपको कुछ भी एडिशनल रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इन केस अगर आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, और टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट का मतलब ए आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको लिखना था, यहां पे क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। देखिए, ये आपने कंक्लूजन करा, कंक्लूजन जनरली 1 मार्क का होता है, 1 to 1.5 मार्क। तो आप मान लो एक नंबर आपको यहां मिलेंगे। डायग्राम डेफिनेटली, अगर डायग्राम है, या तो डायग्राम होगा या फिर कहीं और मार्क्स आएंगे उस वहां पे, तो ये 1 मार्क का डायग्राम। उसके बाद में ये बॉडी है, 2 मार्क की ये बॉडी। उसके बाद में इंट्रो है, 1 मार्क का ये इंट्रो। तो ये टोटल 5 मार्क्स आप किस तरीके से होगा दोस्तों? अब ये डिपेंड करता है कि जो भी पार्ट आपने वीक लिखा होगा वहीं से आपके नंबर कटेंगे। राइट, तो आउट ऑफ 5 मुझे लगता है आप 3, 3.5 और 4 तक आप यहां पे गेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी यहां पे कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ये हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं वाई द अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, बहुत ध्यान से सुनना, एंड द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल यानी सीआरएस कंसीडर्ड इनकंसिस्टेंट। देखिए, एक लॉजिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, क्योंकि अभी तक आप लोग परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस को पढ़ रहे थे कि वो क्या होती हैं। अभी तक यहाँ पे लिखा होता था व्हाट आर दी अजम्पशंस, बट ये कहना चाहते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस होती हैं, यानी जिन बेसिस पे हम लोग ये कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी उसकी एग्जिस्टेंस पे जो क्वेश्चनिंग है, उन क्वेश्चनिंग को आज हम लोग प्रूफ करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि उसे ऐसा बोलते क्यों हैं। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस होती हैं जो मेनली 3-4 हम लोग पढ़ के रखते हैं। ठीक है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, तो मिस्टेक करते हैं, हमेशा में लिखना है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक फर्म बहुत बड़ी है, नहीं, वहां पे मल्टीपल फर्म्स होंगी और छोटे छोटे फर्म्स होंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म, सारी फर्म प्राइस टेकर्स होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती, इंडस्ट्री होती है उनकी प्राइस मेकर। ठीक है, दूसरी चीज, वहां पे ऐसा होता है कि जैसे जैसे वो लॉन्ग रन में आते हैं, तो लॉन्ग रन में दे हैव बेसिकली वो इंसेंटिव होता है कि वो एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 डाउट है, तो क्योंकि हम सबको पता है कि इन द लॉन्ग रन, जब हम लोग लॉन्ग रन में आते हैं, तो वी कैन जनरली एक्सपेंड, हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं।
भाई लॉन्ग रन में आने का मतलब तो यही होता है कि हमें अब ग्रोथ करनी है, लॉजिक तो ये बैठता है। बट परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन इस बात को वायलेट करवाती है, बिकॉज उसकी पहली अजम्पशन में हम लोग रखते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म। अगर फर्म स्मॉल है तभी वो परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा है। बट इफ द फर्म एक्सपेंड और वो फर्म अगर बड़ी हो गई और बाकी फर्म छोटी रह गई, वो फर्म बड़ी हो गई, तो क्या वो फर्म परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा रहने वाली होगी? नहीं दोस्तों, फिर वो उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने इसका आंसर जनरली आप लोगों के लिए कैसे फ्रेम किया है। आपको ये तो आइडिया हो गया कि इसमें लिखना क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन है तो 5 नंबर का ही, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें मिनिमम 1.5 पेज की रिक्वायरमेंट है, मतलब 1 to 1.5 पेज और मैक्सिमम 2 पेज आप कवर कर सकते हो। ठीक है, इंट्रो करते हैं। इंट्रो में जनरली आप अजम्पशन से शुरुआत करोगे कि परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन। अजम्पशन में देखिए मैंने जानबूझ के एक टर्म यहाँ पे नहीं लिखा। अजम्पशन होती है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, आगे चल के मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल फर्म। ठीक है, मतलब इस बात को मैं रिपीट करूंगा आपके लिए। होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट होता है, हर फर्म प्राइस टेकर होती है और किसी भी फर्म के पास कोई भी मार्केट पावर नहीं होती, मतलब वो प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग मान के चलते हैं कि जब हम लोग लॉन्ग रन में होते हैं ना गाइस, तो लॉन्ग रन में हमारा प्राइस इक्वल टू एमआर इक्वल टू एमसी इक्वल टू एसी होता है। ये हमारी अजम्पशन है। मतलब मान लीजिए कोई भी कर्व है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डायग्राम आगे बताऊंगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा ये वाला जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे कट करेंगी। मतलब ये पॉइंट ऐसा होगा यहाँ पे प्राइस इक्वल टू एमसी इक्वल टू एसी इक्वल टू एम आर, ये सारी चीजें इस पर बराबर होंगी। ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, और इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। ये बात होगी अजम्पशंस ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन की। उसके बाद में जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं चीज को, दैट इज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देखिए, सीआरएस का मीनिंग समझाना है आपको एग्जामिनर को कि आप जब अपने इनपुट्स को किसी भी प्रपोर्शन से चेंज करते हैं तो आपका जो आउटकम है वो उसी सेम प्रपोर्शन से चेंज होता है। मान लीजिए इफ यू डबल्ड, अगर आप अपने इनपुट को डबल कर रहे हो तो आपका आउटपुट जो है, फाइनल आउटपुट जो आ रहा है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, दैट ऑल्सो बिकम्स डबल। ये हमारा असम्पशन होती है ना, हम लोग तभी तो इसको कहते हैं कि ये होमोजेनस ऑफ डिग्री 1 है, होमोथेटिक हम लोग कहते हैं ना इसे। अच्छा, ये बात हम लोगों ने मान ली। अब अगर हम सीआरएस की बात रखते हैं, सीआरएस कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसका मीनिंग ये तो होता है कि सीआरएस वाले केस में हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है इट रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स। वाई? देखिए, एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है दैट द टोटल कॉस्ट अपॉन माई क्वांटिटी। क्लियर है मेरी बात आपको? अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारा अगर इनपुट डबल हो रहे हैं, अगर हमारे इनपुट डबल हो रहे हैं तो आउटपुट भी डबल हो रहा है, तो इट इज ओनली चेंज आवर लेवल, बट योर द कॉस्ट रिमेन सेम गाइस। क्लियर है? एक्चुअली में एवरेज कॉस्ट तो उतनी रहे ना। मान लीजिए अगर आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, और आपने कोई चीज खरीदी, राइट, कोई चीज भी खरीदी, तो अगर वो चीज महंगी हो गई और आपको जितनी महंगी हुई थी उतने ही पैसे और दे दिए, मान लीजिए आपको 200 रुपए दे दिए और अब वो चीज 200 मतलब वो महंगी हो गई, तो आपको महसूस होगा कि जितनी आप पहले खरीद रहे थे उतनी आप अभी भी खरीद रहे हो, क्योंकि जहां प्राइस बढ़ा वहां इनकम भी बढ़ गई, यहां आपको पैसे मिल गए, तो एवरेज कॉस्ट तो सेम रहे ना, मतलब एवरेज प्राइस उसका सेम रहा ना। वो लॉजिक मैं आपको यहां बता रहा हूं। अब मेरा कंसर्न ये है कि अगर हमारा ये मानना हो जाए कि एवरेज कॉस्ट हमारी कांस्टेंट है, तो जो शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है तो वो लॉन्ग रन में भी कांस्टेंट होगी, वो मैंने मान ली। और अगर एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट होती है, ये बात भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से मान ली। ये तो क्या सीआरएस के अंदर। अब होता है जो परफेक्ट कंपटीशन में, जैसे पता है कि प्राइस इक्वल टू एमआर होता है, ये सब चीजें बराबर है, और अगर हमने मान लिया कि ये दोनों कांस्टेंट है तो एमआर भी कांस्टेंट, प्राइस भी कांस्टेंट, इन द लॉन्ग रन सब कुछ यहां पे कांस्टेंट हो गया। यानी लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व जो होगा किसी भी फर्म का, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे कि मैंने यहां बनाया है आप लोगों के लिए। क्लियर है? और ये वाला बनाया है, ये आया है बिकॉज ये मतलब परफेक्ट कंपटीशन के केस की वजह से आया है, ठीक है, उसकी उसकी असम्पशन के हिसाब से।
अब मुझे जनरल एक बात बताना कि अगर हम लोग सीआरएस की बात करते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बात है कि हमारा कुछ भी चेंजेस आ जाए और एवरेज कॉस्ट रिमेन सेम, तो क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का कॉस्ट डिसएडवांटेज है अगर हम लोग अगर हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं? इफ द एवरेज कॉस्ट रिमेन सेम, तो क्या कोई भी डिसएडवांटेज है एक्सपेंड करने का? नहीं, वी कैन एक्सपेंड, हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि कोई भी फर्म चाहे तो अपना स्केल इंक्रीज कर सकती है बगैर किसी एवरेज कॉस्ट के इंक्रीमेंट के। राइट भाई, एक बात बताओ, हमारे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हमने एक हॉल और खरीद लिया या एक हॉल और किराए पे ले लिया, गिवन दैट हमारे पास स्टूडेंट्स और आ गए, तो जितने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गई थी पूरी, हमने और लिया और वो भी फुल हो गया। तो क्या हमें किसी भी स्टूडेंट को कैप्चर करने के लिए, स्टूडेंट को मतलब पूरा मैनेज करने के लिए क्या कोई एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्ट फेस करनी पड़ी? नहीं, क्योंकि जहां हमने एक्स्ट्रा रेंट पर एक हॉल और लिया, स्टूडेंट्स और भी आ गए, तो एवरीथिंग रिमेन सेम। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग अपने बिजनेस को बगैर किसी कॉस्ट इंक्रीमेंट के एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि जो लार्ज फर्म होती है वो ट्राई ये करती है कि एंटायर मार्केट को कैप्चर करे, ठीक है, लेकिन अगर एंटायर मार्केट को कैप्चर कर रही है और हमारा मानना ये हो गया कि एवरेज कॉस्ट उतनी है, तो फर्म अगर लार्ज है, फर्म अगर स्मॉल है, तो उनकी एवरेज कॉस्ट तो एक ही हो गई ना। ये तो मैं असम्पशन लेके चल रहा हूं, ये तो पड़ेगा कि इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है। लॉजिक ये कहते हैं कि कोई भी फर्म है उसके पास एक इंसेंटिव है कि वो एक्सपेंड कर सकता है अपना स्केल, और जो लार्जर फर्म होती है वो ट्राई करती है कि स्मॉलर फर्म को खत्म कर दें। अब एक सब्जी वाला, अब जैसे ये हमारे जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स हैं, यहाँ पे सब्जियां भी मिलती हैं, ये बड़ी फर्म्स हैं, एक ठेली वाला उनको कंपटीशन नहीं दे सकता। समझ में आ रही मेरी बात? उसी की बात मैं कर रहा हूं यहाँ से। जो स्मॉल फर्म्स होती हैं, फिर वो क्या करेंगी? मार्केट छोड़ के जाएंगी, और मार्केट स्ट्रक्चर जो है, जो पहले परफेक्ट कंपटीशन था, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म कम होती रहेंगी, या तो वो फ्यू रहेंगी, थोड़ी रहेंगी, या फिर सिंगल फर्म बचेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा आप लोगों को? जैसे जैसे पहले लोगों के केबल टीवी लगा हुआ था, अब वो खत्म ही हो गया ना केबल टीवी वाला केस, ऐसे मार्केट खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो, तो आपका ये मानना होता है कि जैसे हम कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ फर्म, लेकिन हर फर्म इन स्मॉल होनी चाहिए टू द इंडस्ट्री कंपैरिजन। ऐसा ना हो कि एक फर्म पूरी इंडस्ट्री के बराबर है। जैसे जैसे रिलायंस है, ये आए, इन्होंने जियो लॉन्च करा, एक सिम कार्ड ही तो लॉन्च किया था इन्होंने, बट ये दूसरी मार्केट सब खत्म करेगा ऑलमोस्ट, बाकी इनको फॉलो कर रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, इनके पास सब कुछ था, और दूसरी फर्म जिसका काम है नेटवर्किंग था, सिम कार्ड बनाना ही था जिनका काम, मतलब जैसे हच था, आइडिया था, वोडाफोन स्ट्रगल कर रहा है, एयरटेल स्ट्रगल कर रहा है उनके आगे, एक ना एक दिन वोडाफोन एयरटेल खत्म हो जाएंगे। एयरटेल का काम सिर्फ यही चीज प्रोवाइड करना है, रिलायंस का काम बहुत कुछ है, तो उनके पास एक नेटवर्क मार्केटिंग है, स्ट्रेटेजीज है, वो चीज। तो ध्यान रखना, रूल ये कहता है ना कि कोई भी फर्म मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, बट अगर सीआरसी की बात लेके चलते हो, उन्होंने एक्सपेंड कर दिया एंड एवरेज कॉस्ट सेम है, तो शायद वो करेंगे दिक्कत। यानी सीआरएफ जो है एक्सपेंशन इंकरेज करती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म, ये दोनों चीजें जो होती हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर दे रही हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि जो परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस होती हैं और सीआरएफ जो होता है, दे आर कंसिडर्ड इनकंसिस्टेंट। गाइस, द एजेंडा ऑफ दिस क्लास इज नॉट कि मैं आपको क्वेश्चन क्लास के अंदर टॉपिक सिखा दूं, नहीं, ये नहीं एजेंडा यार। एजेंडा है कि आपको ये सिखाना है कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे फ्रेमिंग पे रखना। तो यहाँ पे हमने अब ये फाइनली हमने कंक्लूड कर दिया, अभी तक बॉडी डिस्कस हुई थी, ठीक है, दैट अंडर सीआरएस देयर इज नो कॉस्ट डिसएडवांटेज टू बिकमिंग लार्ज विच contradicts the basic requirement of perfect competition that no firm should be large enough to influence the market। परफेक्ट कंपटीशन की असम्पशन होती है। मेरी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? बढ़िया थे बिंदास से। तो आज हमने जनरली दो क्वेश्चन कवर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, यहां पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, आई विल ट्राई टू कवर दीज 3 क्वेश्चंस, सी डी ई। ठीक है, ये मैं अगली क्लास में कवर करूंगा। एंड देन सुधीर कुमार सर, ही विल बेसिकली स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ पार्ट एफ एंड पार्ट जी। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेक्शन बी से शुरुआत होगी यहाँ पे। तो आज वाली क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सी डी ई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी क्वेरी कोई भी डिस्कशन आप हमसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।